हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो सीरीज चलने वाली है 1000 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। इसमें शिक्षण अभिरुचि के आप बड़े धैर्य के साथ पढ़ते जाएंगे। सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आज जो हमारा पार्ट रहने वाला है सुपर 10 सीरीज़ का, वो कौन सा पार्ट है दोस्तों? 6th पार्ट है, यानी कि आज आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं, मैं पुनः एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके अगली वीडियो का। इसलिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। देखिए, हम एसटीसी के लिए रीजनिंग भी चल रही है आपकी। आप चैनल के जाएं, चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सभी लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम की भी, इंस्टा की भी, फेसबुक की भी। ठीक है दोस्तों, और आज का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला, संप्रेषण प्रक्रिया नहीं है, बताइए। आपको मैं बहुत अच्छी तरह से करा चुका हूँ कि संप्रेषण प्रक्रिया क्या है। जब आदमी अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, एक सेकंड आप रुकेंगे अभी। हाँ दोस्तों, तो संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं है। देखो, मैंने बताया था संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण होता है विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, हम समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं, है ना। अब देखो, संप्रेषण क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम बोल को किसी चीज़ को बोल के समझा रहे हैं तो वही संप्रेषण है। संप्रेषण इशारे करना भी है। मैंने बताया था, वो क्लास देखें आप एक बार। मैंने बताया था, एक तरफ आपकी बाबू खड़ी है, एक तरफ आप दूसरी वाली बाबू खड़ी है, जो भी है वो इशारे कर रहे हैं आपस में, वो क्या है? संप्रेषण है। आप एक बार वो क्लास देखें, मैं वास्तव में बहुत शानदार क्लास है। और चलिए, मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ अभी। बताइए, संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं है, उद्देश्यपूर्ण नहीं है क्या? है। आपकी जो संप्रेषण प्रक्रिया है बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मान लो मैं आपसे संप्रेषण कर रहा हूँ, तो मेरा ये उद्देश्य है कि आपको शिक्षण अभिरुचि के दौरान अच्छे अंक लाने। आपका क्या उद्देश्य है? कि आपका उद्देश्य है कि हम इन चीज़ों को सीखें और शिक्षण अभिरुचियों में BSTC की क्लास में अच्छे नंबर लाएँ। उद्देश्य है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी है? उद्देश्यपूर्ण। संप्रेषण की प्रक्रिया द्विध्रुवीय है, ये बिल्कुल सत्य बात है। एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि जो शिक्षण की जो अभिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो त्रिध्रुवीय होती है, जो बताई थी जॉन डीवी ने। लेकिन संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? द्विध्रुवीय। संप्रेषण की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है क्या? नहीं। और ये गत्यात्मक होती है, यानी कि लगातार चलती रहती है संप्रेषण की। तो संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं है। कैसी नहीं है? त्रिध्रुवीय नहीं है। कन्फ्यूज मत होना। संप्रेषण दो आदमियों के बीच में होता है, बाबू सोना के बीच में, ठीक है, किसके बीच में? दो आदमी के बीच में। और संप्रेषण और शिक्षण 3 आदमी के बीच में, अध्यापक और स्टूडेंट, और होती है आपकी पाठ्यवस्तु। ठीक है दोस्तों, चलिए। विचारों का आदान प्रदान होता है, बताओ, संकेतों द्वारा होता है क्या? बिल्कुल। जैसे एक पुलिस वाला है, वो सीटी बजाकर वाहनों को एक बार इधर से निकाल रहा है, एक बार इधर से निकाल रहा है, तो वो क्या है? संकेतों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना है। लिखित रूप में भी विचारों का आदान प्रदान होता है क्या? बिल्कुल होता है। मौखिक रूप में होता है क्या? बिल्कुल होता है। यानी कि ये सभी विधियां हैं जिनसे आदान प्रदान होता है, किनका? विचारों का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ये बता दिया करें कि क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लग रही है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, बताओ। हमें पता है कि संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, ये तो पता चल गया, लेकिन संप्रेषण का उद्देश्य है क्या? बुरे संबंध बनाना है क्या? नहीं। बुरे संबंध हमने नहीं बनाने किसी से। अगर अपन बुरे संबंध बनाएंगे तो संप्रेषण क्यों करते? अच्छे संबंध खराब करना? नहीं। संप्रेषण से अच्छे संबंध बनाए जाते हैं, ना कि खराब करे जाते हैं। सही संबंध बनाना बिल्कुल सही बात है, संबंध ना बनाना ये भी गलत बात है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो, एक से ऑप्शन लग रहे हैं आपको, और ऐसे कई क्वेश्चन आपको आने वाले हैं जो आपकी अभिरुचि पर डिपेंड करेंगे कि आप, और अभिवृत्ति पर डिपेंड करेंगे कि आप सोचते हैं। तो अच्छे संबंध के सही संबंध कौन बनाता है? संप्रेषण। नेक्स्ट और 4th क्वेश्चन है हमारा। देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है। एक बार दोबारा सोच लें। देखिए, ये चीज़ मैंने पढ़ा चुका हूँ। मतलब जो भी भाई बहन, मैं आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ कि 4 घंटे इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे आपके लिए। वो क्लास इतनी शानदार है कि आप एक बार पढ़ लें, मैं कह रहा हूँ मेरे कहने पर, ठीक है। वो क्लास आप पढ़ेंगे ना, आपको शिक्षण अभिरुचि इतनी आसान लगने लगेगी भाई, आप किसी भी क्वेश्चन सीरीज को क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए, मैं चलता हूँ टॉपिक की तरफ। सूचना एवं संप्रेषण समान चीज़ें हैं और सूचना एवं संप्रेषण असमान चीज़ें। आपको इनमें से एक जवाब देना है। तो मैं बता दूं, सूचना और संप्रेषण दोनों
अलग चीज़ें होती हैं, यानी कि आ सही है इसमें, सूचना एवं संप्रेषण, हाँ असमान चीज़ें, हाँ यानी कि ये बा वाला सही है। सूचना एवं संप्रेषण दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कैसे? अब देखो बात सही कौन से में है यार, इसमें ऑप्शन है बी। कैसे? मैं आपको बता दूँ। देखिए, जैसे कि हमने किसी नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस चिपका दिया तो वो क्या है, हमारी सूचना है। लेकिन सूचना में एक आदमी दूसरे को सूचना देता है, लेकिन ये उम्मीद नहीं करता कि वापस वो आपसे कुछ कहे। अगर वापस आपसे उसने कुछ कहा है तो इसका मतलब क्या है कि संप्रेषण हुआ है। मैंने आपसे कह दिया बेटा आपको कल पढ़ के आना है, आपका कोई रिप्लाई नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, तो सूचना है। और अगर आप मेरे से वार्तालाप कर रहे हो तो वो क्या है, संप्रेषण। ध्यान रखें, संप्रेषण के दौरान एक प्रेषक होता है जो सूचना को भेजता है, संकेतों को भेजता है, एक माध्यम होगा। जैसे कि मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको, एक नायिका कबूतर के थ्रू एक प्रेम पत्र को भेज रही होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अभी सूचना है। लेकिन प्रेम पत्र जब नायक के पास पहुंचता है, वापस नायक उसमें फीडबैक देता है कि बाबू मुझे आपका प्रेम पत्र मिल चुका है, वापस वो फीडबैक उनके पास पहुंचता है, तो क्या होता है, वो संप्रेषण होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, संप्रेषण में प्रेषक होगा, माध्यम होगा, है ना, और माध्यम के बाद जो रिसीव करता है रिसीवर होगा, उसके बाद क्या होगा, लास्ट में फीडबैक होगा। उस फीडबैक को जो प्रेषक है, सेंडर है, वो प्राप्त करता है, तब संप्रेषण हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों, मैंने संप्रेषण इतने आसान तरीके से और सरल भाषा में और अच्छे उदाहरण देके समझाया। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देखना, एक बार मज़ा आ जाएगा आपको। देखो, संप्रेषण में बाधा नहीं हो सकती। बताओ क्या नहीं हो सकती? क्या गलत उच्चारण संप्रेषण में बाधा नहीं देता है? देता है दोस्तों। स्पष्ट संकेत, अरुचि और सांस्कृतिक भेदभाव। मैं आपको बता दूं, स्पष्ट संकेत जो है, अब मान लो आप किसी को स्पष्ट संकेत कर रहे हो, वो उधर से स्पष्ट संकेत कर रहा है, हैं? आपने किसी को आंखों से इशारे किए, उधर से आंखों से इशारे आए, संकेत बिल्कुल स्पष्ट है, तो संप्रेषण में बाधा हुई क्या? नहीं हुई। अरुचि कैसे? मैंने किसी को इशारा किया, उसको उसमें रुचि नहीं है इशारे में, तो संप्रेषण में बाधा हुई क्या? नहीं हुई, बिल्कुल होगी। खराब मौसम भी संप्रेषण में बाधा होता है ना। बाहर का शोरगुल भी संप्रेषण में बाधा होता है ना। हमारी खुद की कुछ फीलिंग्स भी संप्रेषण में बाधा हो सकती हैं, जैसे हमारा मन नहीं हुआ, तो ये क्या है, अरुचि, ये भी बाधा है। सांस्कृतिक भेदभाव कैसे? देखो, जैसे कि आपने गाना सुना होगा, वाई दिस कैलोवेरी कोलावेरी थी, सुना है? हमें नहीं पता उसका भावार्थ क्या होता है, लेकिन हम उसको समझ पाए, है ना। ये बाधा नहीं थी। बाधा क्या है कि मान लो उनकी संस्कृति अलग अलग है। एक ऐसा बच्चा जो इंग्लिश बैकग्राउंड से है, एक ऐसा बच्चा जो हिंदी वातावरण से है, अगर हिंदी वाला उसको कुछ कह रहा है वो उसको नहीं समझ पा रहा, इंग्लिश वाला कुछ कह रहा है वो उसको नहीं समझ पा रहा, तो ये क्या हुआ, एक तरह से सांस्कृतिक भेदभाव हुआ। हो सकता है उनकी जगह अलग हो सकता है उनके शहर अलग हो सकता है वो दूसरे देश से बिलोंग करते हों, है ना। तो ये सभी क्या है, देखो, ये बाधा है, अरुचि बाधा है, गलत उच्चारण बाधा है। तो आपका जो सही उत्तर होने वाला है स्पष्ट संकेत, यानी स्पष्ट संकेत संप्रेषण को सरल बनाता है, ना कि बाधा उत्पन्न करता है। दोस्तों, मुझे बताओ ये क्लास आपको कैसी लग रही है, और मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व क्या है, बताओ। संदेश होता है, भाई मैंने एक मैसेज भेजा, कबूतर जा, कबूतर को भेजा, उसमें माध्यम क्या था, कबूतर, संकेत क्या था, मेरा मैसेज। तो ये सारे क्या है, संप्रेषण में तत्व होते हैं। एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है, माध्यम होता है, संकेत होता है, संदेश होता है। संदेश लिखित भी हो सकता है ना, वो मौखिक भी हो सकता है, वो सांकेतिक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, एक बार आप वो क्लास देख लेंगे ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। आप देखना एक बार, है ना, मेरे कहने पर। आप इतने महीने तैयारी करेंगे, आप 4 घंटे निकाल लेना एक बार दोस्तों वो क्लास देखने के लिए। आप शिक्षण अवगुच्छ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। अब देखो, शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है, बताओ। क्या शिक्षण का सिद्धांत है मनोरंजन का सिद्धांत? बिल्कुल है। लचीलापन का सिद्धांत? बिल्कुल है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत? बिल्कुल है। तो मैंने बताया थे शिक्षण के ये सारे सिद्धांत होते हैं, तो इसमें आंसर रहने वाला है डी। चलिए, आज का 8वां सवाल। अब जो भी भाई बहन नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े, मैं रोज़ बोलता हूँ यार, आप सुनते नहीं हो। बताइए, यदि कोई बालक आपकी कक्षा में लगातार होमवर्क करके नहीं आ रहा है तो क्या आप उसे, बताओ क्या करेंगे,
आप उसको दंडित करेंगे क्या? आप उसको डंडे से पीटेंगे, आप उसको डांटेंगे, फटकारेंगे? बताइए। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे? नहीं। उसे इस काम के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। बड़ी सरल क्वेश्चन है ये तो। देखो, कक्षा से बाहर आपको निकालना नहीं है, क्योंकि स्कूल आपका नहीं है, उसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है। उसको दंडित करना है? नहीं। बच्चे को दंडित तो किसी भी कंडीशन पर नहीं करना है। उससे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। आप उसको क्या कर सकते हैं, इस काम के लिए उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भाई उसे बताओ कि होमवर्क ना करने से आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आप प्रोत्साहित करें कि बच्चा काम करने लग जाए। चलिए, आज का 9th क्वेश्चन है, अधिगम को सुगम बनाने वाले कारक। अधिगम क्या होता है? अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण से बालक के व्यवहार में हुआ स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो उसको अच्छा कौन सा बनाता है, यानी कि उसकी हेल्प कौन करता है? अधिगम को करने में हेल्प करता है। जैसे सहभागिता हेल्प करता है, बिल्कुल। जैसे आप पढ़ रहे हो, है ना, आप अधिगम कर रहे हो, मैं आपकी सहभागिता निभा रहा हूँ, एक तरह से हेल्प कर रहा हूँ। दैनिक अनुभव काम आते हैं? बिल्कुल आते हैं। करके सीखना? बिल्कुल। उपरोक्त सभी? बिल्कुल। तो ये सारे क्या हैं, अधिगम को क्या बनाते हैं? सुगम और सरल बनाते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन आने से पहले आपके पास 10 सेकंड है, प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और लाइक को ज़रूर दबाएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ भाई कि कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। हमारे चैनल पर जाओ, देखो रीजनिंग की क्लास चल रही है, सेक्शन अभिरुचि आपकी कंप्लीट करा दी गई है, और ये क्वेश्चन सीरीज आपकी लगातार परीक्षा तक चलने वाली है। तो इसलिए लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं अंतिम सवाल की तरफ जा रहा हूँ। अभी कौन सा है आपका अंतिम सवाल? देखिए, अंतिम सवाल क्या कहता है। हाँ, बताइए, किसी भी समूह को नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई, एक क्लास है, उसको मॉनिटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक गांव है, उसे सरपंच की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक राज्य है, उसे सीएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक समूह को नेतृत्व की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वो उस समूह का क्या कर सके? मार्गदर्शन कर सके, उस समूह के लिए उद्देश्य निर्धारण कर सके, उस समूह की उन्नति के लिए काम कर सके। यानी कि उससे समूह की उन्नति के लिए जितने भी प्रयास करेगा वो कौन करेगा? नेता करेगा। तो इसलिए नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और सबसे अंतिम सूचना यही है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो। धन्यवाद।